हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो इसकी जरूरत क्यों रहती है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ग्रुपिंग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, कि कुछ को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कुछ को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो क्या मिलने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत क्या होती है। देखो, एक सेल अगर हम कंसिडर करते तो उसकी वजह से हमें लिमिटेड करंट मिलता है। हमें अगर करंट की डिजायर्ड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन बना देते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट we will connect the different cells in series as well as parallel or combination of both. Okay, so without wasting too much time, let us start the series combination of cells. Series combination, तो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो देखो, रेजिस्टेंस में आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है। तो सिमिलरली अगर हम सेल्स को, मान लो ये सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R1 है, इसको अगर मैं दूसरे कोई भी सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूं, मतलब मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो दूसरे वाले का मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूंगा, बाजू में नेगेटिव लगा दूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कि हम सेल्स के दो टर्मिनल्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे ताकि अगेन करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल रास्ता अवेलेबल हो। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लस माइनस ऐसे ही लाइन वाइज ज्वाइन करे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो उतना उचित नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा, क्योंकि हम इसको माइनस प्लस भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स हम आगे देखेंगे। तो अभी बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ सिंगल रास्ता अवेलेबल हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो कि ये मेरा पॉइंट ए है, इसके बीच में ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। एक और चीज हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, डेफिनेटली अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बी और सी के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, मैंने बोल दिया V2 होगा। सो टोटल पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड सी, तो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड सी, VAC में क्या लिख सकता हूं बच्चों, इट्स द समेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस AB प्लस पोटेंशियल अक्रॉस BC। ओके, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फॉर्मूला हमने देख लिया इससे पहले वाले लेक्चर में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B मतलब सेल फर्स्ट, दैट इज E1 माइनस IR1। सिमिलरली V2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इट्स E2 माइनस IR2। सो वही चीज हमें करनी है। सो VAB मतलब V1, so that is E1 minus IR1 plus VBC, that is E2 minus IR2। अब हम क्या करेंगे, सेम बिरादरी वाले को एक साइड ले जाएंगे, मतलब EMF को एक साथ रखेंगे, फिर माइनस IR1 माइनस IR2 में से I कॉमन, सो फाइनली इट्स R1 प्लस R2। तो ये मुझे मिला V, टोटल पोटेंशियल मिला दो पॉइंट्स के अक्रॉस, A और C के अक्रॉस। सो अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे पास दो सेल है, उसकी जगह पर मान लो कि सिंगल सेल अवेलेबल है बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि दो सेल है या तीन सेल या चार सेल है, उसकी जगह पर सिंगल सेल अवेलेबल है, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, E इक्विवेलेंट। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट। सो अगेन अगर मैं A और C के बीच में पोटेंशियल बोलना चाहूंगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। सो मैं अगेन यहां पर VAC है, उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, इट्स E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। सो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट, दैट इज E1 प्लस E2। मतलब कि मैं E1 प्लस E2 की जगह पर क्या रख सकता हूं, इक्विवेलेंट रख सकता हूं। दो तरीके से जा सकते हो, इट्स E इक्विवेलेंट, दो जगह पर अगर एक यूज किया है तो, माइनस इट्स IR इक्विवेलेंट। तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि V इक्विवेलेंट या AC। सो VAC की दो इक्वेशन है हमारे पास, ये पहली वाली और दूसरी वाली। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये इक्विवेलेंट कितना मिला बच्चों, सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मतलब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वैसे ही इफेक्टिव ईएमएफ ऐड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, अगेन वी विल ऐड, सो इट्स R1 प्लस R2। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। तो ये आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो तो ये कौन सी कंडीशन थी, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बोला था कि अगर प्लस माइनस
प्लस माइनस, अगर इस तरीके से कनेक्टेड है कोई सेल तो उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों कि अगर बैटरी का या सेल के टर्मिनल्स प्लस माइनस सीक्वेंस में है, मतलब उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन। मान लो ये 5 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, मतलब नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इट्स 5 + 2 दैट इज 7 वोल्ट, क्योंकि ये सीक्वेंस में अरेंज है प्रॉपर, प्लस माइनस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये इस तरीके से अरेंज है, चलो ये 5 वोल्ट ही है, प्लस माइनस प्लस, ये 2 वोल्ट है, तो अब नेट ईएमएफ इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑपोजिंग कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपोजिंग कंडीशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ है। ऑपोजिंग कंडीशन मतलब कि अगर दो टर्मिनल सेम टर्मिनल से एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ऑपोजिंग कंडीशन। ओके, तो ऑपोजिंग कंडीशन के लिए 5 - 2 = 3 वोल्ट, मतलब इसमें इफेक्टिव पोटेंशियल कितना मिलेगा, 5 - 2, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट ईएमएफ के लिए। सो बी केयरफुल अबाउट विच काइंड ऑफ कंडीशन इज गिवन। सीरीज में ये कंडीशन भी आपके सामने हो सकती है और ऑपोजिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो अभी तो ये हेल्पिंग कंडीशन में हमने देखा। ओके, ऑपोजिंग कंडीशन होती तो ये E1 - E2 होता। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म, हेल्पिंग कंडीशन एंड अनदर वन दैट इज ऑपोजिंग कंडीशन। ओके, सो अब हम एक और चीज देखने वाले हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने ऐसे n सेल कनेक्ट कर दिए, तो मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है। मतलब कि मैं अभी आपको ये समझाना चाहता हूं, हमें फाइनली ये कॉम्बिनेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट चाहिए जो एक सेल से नहीं मिल रही है। ओके, सो कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट in series combination of cells, in series combination of cells। तो बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूं, काफी सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स को अरेंज करूंगा आइडियल ईएमएफ वाले। मतलब मान लो कि एक सेल कंसीडर के जिसका ईएमएफ ई है, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ऐसा ही मैं दूसरा सेल भी ऐसे ही कंसीडर करूंगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो। ऐसे ही एन सेल्स में कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, कितने सेल्स, एन सेल कंसीडर कर रहा हूं। ओके, और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ। चलो, तो डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, सो अब मैक्सिमम करंट के लिए मुझे जाना है, तो सिंपली ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, I = E/R+R। ओके, ये हमने देखा हुआ है। तो मैक्सिमम करंट के लिए जाना है तो पहले करंट कितना है वो तो हम फाइंड कर ले। तो अब एक सेल नहीं है, ये काफी सारे आइडेंटिकल सेल्स है, ये सारे आइडेंटिकल सेल्स है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा, नेट करंट दैट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपने भी देखा, इट्स एडेड। सो फाइनली E + E n टाइम्स करूंगा तो ये टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, NE हो जाएगा। सिमिलरली R, ऐसे ही स्मॉल r n टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, इट्स NR, या फिर यहां पर बोल दो N सेल्स है, ऐसे ही। ओके, सो हमें करंट ऐसा कुछ मिला, I = NE/R+NR। अब अगर ये करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए तो कैसे मिल सकता है वो हमें सोचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए हम सोचेंगे, क्योंकि n कांस्टेंट है, हमने बोल दिया है कि पहले से 50 सेल है तो 50 ही रहने वाले, इसका ईएमएफ ई है तो ये रहने वाला है। चेंज हम कहां पर कर सकते हैं, R में कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं केस कंसीडर कर रहा हूं, केस 1, इफ R इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल nr, मैं केस कंसीडर कर रहा हूं बच्चों कि ये करंट मैक्सिमम मिलेगा, तो कब मिल सकता है हम वेरीफाई करेंगे। इफ R इज टू मच ग्रेटर देन nr, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE/R, क्योंकि स्मॉल nr को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर ये R बहुत बड़ा है। अगर R 1000 है और स्मॉल nr मुझे मिला सिर्फ 2 ओम 3 ओम, मतलब हम 1000 के कंपेयर में इस nr को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो I मुझे मिला NE/R। अभी भी मैं जजमेंट नहीं लूंगा कि ये मैक्सिमम करंट ही है। दूसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, केस 2। ओके, तो केस 2 क्या बनेगा कि NR इज टू मच ग्रेटर देन R। ओके, कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। सो I मुझे मिलने वाला है
NE by NR. So finally it's E by R. So we can see amount of current is maximum when total external resistance is too much greater than total internal resistance. मतलब हम ये बोल सकते हैं, देखो N टाइम्स E by R है, ये N E by R है, सिंपली E by R है बच्चों। मतलब कि अगर मान लो कि मैं EMF 2 वोल्ट ले रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ले रहा हूं और नंबर ऑफ सेल्स 100 लिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम लिया। चलो बच्चों, ये आपके सामने डेटा रख दिया मैंने कि मान लो कि हर एक सेल का EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है और ऐसे नंबर ऑफ सेल्स मैंने 100 लिए। तो पहले वाले में करंट अगर हम फाइंड करेंगे तो N टाइम्स मतलब 100, E मतलब 2 बाय R मतलब 10, तो ये 20 एम्पियर मिला। ऐसे ही दूसरे वाले में आप फाइंड करो तो इट्स 2 बाय स्मॉल r, सो इट्स 2 एम्पियर मिला। सो नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, ओके, कि करंट मैक्सिमम कहां पर मिलेगा और कब मिलेगा। तो हम अब छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा तब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में करंट मैक्सिमम मिलने वाला है। हैंड्स प्रूफ, ओके। सो बच्चों, जब भी कोई ऐसा समझ में ना आया तो ऐसे डेटा अपने आप से बना लो। सेल का EMF तो कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपने हिसाब से ले सकते हो। अब चाहे कोई भी डेटा रख लेना, ऑलवेज ये करंट मैक्सिमम कब मिलेगा, जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो। सो ये क्या था कि कंडीशन थी कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिल सकता है। ओके, एमसीक्यू टाइम क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा ये पॉइंट रहने वाला है, स्पेशली नीट के लिए। ओके, सो दैट्स इट। सो मैं पानी पी लूं, तब तक आप ऑब्जर्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखने में आसानी रहे, और स्क्रीनशॉट हो जाए तो लाइक भी कर लो। सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी किया वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। आई होप अब ये भी इजी लगेगा जैसे सीरीज लगा। ओके, इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। So next topic, that is parallel combination of cells. Okay, so बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट याद करो। तो जब इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर में तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते थे। सिमिलरली मान लो कि मैंने दो सेल कंसीडर किए, एक सेल का EMF E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। अगेन इसी सेल को मैंने दूसरे सेल के साथ कनेक्ट किया जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो हम एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहां से करंट ये तो I1 यहां से मान लो निकला, यहां से I2 निकला, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 I हो जाएगा। फिर अगर इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो ये घूम फिर कर कहां आने वाला है, यहां पर आने वाला है। सो फाइनली अगेन ये I1 करंट, ये I2 करंट। तो बच्चों हमें यहां पर क्या देखना है कि इसके लिए अगेन इक्विवेलेंट EMF क्या मिलने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिलने वाला है, और अगेन मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। मान लो कि मैं बोल रहा हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस भी कितना रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड सेम रहता है, ऐसा हमने देखा हुआ है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू सेल्स मस्ट बी सेम। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 फॉर सेल E1। सिमिलरली सेल E2 के लिए लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। और एक चीज हम जानते हैं कि करंट डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में जा रहा है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बच्चों सो मुझे यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ने वाली है, I1 और I2 की पड़ने वाली है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सो I1 यहां से सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। सिमिलरली इसमें I2
R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। अगर I1 को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं E1 बाय R। सिमिलरली यहां पर I2 को सब्जेक्ट बना दूं तो E2 माइनस V बाय R1 और R2। यस सो I1 और I2 की जगह पर वैल्यू रखूं बच्चों, सो इट्स E1 माइनस V बाय R1। I2 की जगह पर ये वैल्यू रखूं तो E2 माइनस V बाय R2। तो ये मुझे मिला बच्चों I। अब अगेन हम पहले ये देख ले कि दो सेल नहीं होते, उसकी जगह पर अगर सिंगल सेल होता तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता, E इक्विवेलेंट। उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता, R इक्विवेलेंट। तब उस केस में जो करंट फ्लो होता वो कितना होता, I1 I2 नहीं होता, I होता। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए लिख सकते हैं कि 2 या 500 1000 सेल हो, उसकी जगह पर एक सेल कंसीडर करो। तो अब I मतलब मुझे इस फॉर्मेट में ले जाना, इस यहां से मुझे ऐसा बहुत ही बोला भाला इक्वेशन चाहिए, इसके जैसा दिखे वो। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो यहां से ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू, मैं R1 है वो सेपरेटली दे देता हूं क्योंकि मुझे V को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे यहां से पता चल गया। इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि V को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो वो कहां से बन सकता है, यहां से। सो E1 बाय R1 मैं डिनोमिनेटर दोनों को दे रहा हूं माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। सो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना, मैं V वाला टर्म क्या कर रहा हूं, V वाले टर्म्स में V कॉमन, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 दैट इज I। सो V को सब्जेक्ट बनाना है, V को पूरा इस साइड ले आऊंगा। सो V इसका एलसीएम भी ले ले, तो R1 प्लस R2 बाय R1 R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I। सो आई होप ये आपको मालूम पड़ा मैंने क्या किया, इसको यहां पर ले लिया और एलसीएम भी ले लिया। सो सिमिलरली इसका एलसीएम भी आप ले सकते हो, V R1 प्लस R2 बाय R1 R2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 माइनस I। सो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं इसका एलसीएम ये पूरे टर्म्स को R1 प्लस R2 बाय R1 R2 को इस साइड भेज दूंगा, तो क्या होगा, तो V अकेला अब यहां हो गया, इस साइड जाएगा तो R1 R2 कैंसिल हो गया, मतलब E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 ऐसा कुछ मिला, और माइनस I। अब ये R1 R2 इसके मल्टीप्लाई में जाने वाला एलसीएम अगर हम यहां से ही कंसीडर कर ले तो ये ऐसे लिख सकते हैं, सो दोनों साइड R1 R2 कैंसिल हो गया, माइनस I बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 R2। ये समझ में ना आए तो पूरा स्टेप आप कर सकते हो कि इस टर्म्स को यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर ये डिवाइड में गया तो ये बचा। फाइनली आप ऑब्जर्व करो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट्स नथिंग बट V इज इक्वल टू, ये ईएमएफ वाला टर्म्स दिख रहा है, ये I दिख रहा है, उसके मल्टीप्लाई में ऐसे आपको दिखना चाहिए बच्चों, इट्स R1 R2 by R1 plus R2। Now just see this equation, V is equal to E equivalent minus IR equivalent, IR equivalent। तो ये भी V is equal to E equivalent minus IR equivalent ऐसा आपको दिखना चाहिए। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, E equivalent minus IR equivalent, सो हम बोल सकते हैं कि E equivalent कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 by R1 plus R2, 1 2 2 1 by 1 plus 2। सी ईएमएफ है, इसको डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या करें इसमें, E1 R1 plus E2 R2 हो जाएगा कभी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, 1 2 2 1 by 1 plus 2। ओके, फिर डायमेंशन एनालिसिस सोचना, कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। नाउ सो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट दैट इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो बच्चों हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सोच लेना कि अगर आपके सामने ऐसा होता तो आप ऐसा लिखते थे, तो अगर ये है मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म तो ऐसे भी लिख सकते हो। ना समझ में आए तो एलसीएम ले लो, पूरा 2-3 स्टेप कर लो। ओके, सो ये हमें क्या मिला, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ मिला और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला। सो नाउ
व्हाट वी वांट टू फाइंड, अगेन हमें फाइंड करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कैसे मिलता है और कब मिलता है. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टाइटल? Our next title, that is maximum condition for maximum current. Condition for maximum current in parallel combination of cells. Parallel combination of cells. कि अगर हम सेल्स को पैरेलल कनेक्ट कर दे, मतलब देख लो कैसे. ये EMF देखो, अब मैं आइडेंटिकल सेल ले रहा हूं, पहले से बोल देता हूं. अब मैं आइडेंटिकल सेल ले रहा हूं, जितने भी कॉम्बिनेशन अभी कंसीडर करूंगा पैरेलल उसके, मान लो ये दूसरा, ऐसे ही यहाँ पर तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये एन सेल है, मान लो कितने सेल है, एन सेल है बीच में. ओके, ये भी ई होगा, ये आर रजिस्टर. इसके लिए मुझे मैक्सिमम करंट की कंडीशन चाहिए. तो मान लो कि यहाँ से करंट आई टोटल निकला, इसमें से I1, इसमें से I2 और एन वाले में से IM. फाइनली टोटल करंट आई निकला. तो अब मैक्सिमम करंट की कंडीशन चाहिए, क्या करेंगे बच्चों? तो सिंपली हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर. याद करो, I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर. ओके, ये होता है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट. अब जितने भी हमने सेल्स कंसीडर किए, सारे के सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही है और ईएमएफ सभी का ई ही है. तो अभी सिर्फ आप ये सोचो कि अगर मैं दो सेल कंसीडर करूं, कितने सेल कंसीडर कर रहा हूं बच्चों? अगर दो सेल आइडेंटिकल कंसीडर करूं, फॉर टू आइडेंटिकल सेल्स. ओके, कि आइडेंटिकल सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E. इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R. आइडेंटिकल सेल. तो उसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है? तो देखो, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 मेरे पास फॉर्मूला है. इसमें आप E1 R2 में क्या रख सकते हो? ER. E2 R1 में क्या रख सकते हो? ER. आइडेंटिकल सेल है, डिवाइड बाय R प्लस R. So finally you will observe 2ER by 2R. So equivalent EMF क्या मिला? आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल में है तो सेम मिला. मतलब अगर मैं बोलूं कि एक का EMF 2 वोल्ट है, तो चाहे 50 सेल क्यों पैरेलल नहीं है, 50 आइडेंटिकल सेल, सबका EMF कितना रहने वाला है? 2 वोल्ट. सो अब से ये मैं हर बार बोलूंगा नहीं, डायरेक्टली लगाऊंगा. ओके, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. यहां से आप फाइंड भी कर सकते हो कि अगर आइडेंटिकल सेल है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिलेगा? 5 है, 10 है, 15 है. आंख बंद करके बोल दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल सेल है तो उसका ईएमएफ, जो एक सेल का ईएमएफ होगा 5 वोल्ट है, तो सबका ये आइडेंटिकल कितना होगा? इक्विवेलेंट 5 ही होगा. ओके, सो नाउ तो ये अभी मैंने बोल दिया कितना मिलने वाला है बच्चों. तो E इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा E. R इक्विवेलेंट इट्स R बाय N. कई को, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, अगर आइडेंटिकल सेल n कनेक्टेड है तो उसके इक्विवेलेंट R बाय N होता है. सो करंट I की इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी? E बाय R प्लस R बाय N. मतलब ये मुझे मिली NE बाय NR प्लस स्मॉल r. अगेन मुझे मैक्सिमम करंट की कंडीशन के लिए जाना है बच्चों. सो अगेन मैं केस 1 क्या कंसीडर करूंगा? केस 1 कि ये डिनोमिनेटर में मान लेते हैं कि NR इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल r. अगर ये NR टू मच ग्रेटर देन स्मॉल r है तो I मुझे मिलेगा NE बाय NR. सो फाइनली इट्स E बाय R. अगर केस 2 हम कंसीडर करें, केस 2, तो इसके लिए हम कंसीडर क्या करेंगे? आप सोचो कि NR इज टू मच लेस देन स्मॉल r. एक में टू मच ग्रेटर देन किया, तो दूसरे में टू मच लेस देन कंसीडर करेंगे. ओके, सो फाइनली I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E बाय स्मॉल r. तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट कहां पर मिलेगा? ये n टाइम्स है. डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगा? जब उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा. ओके, यू कैन इजीली सी. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टू मच लेस देन
total internal resistance is greater than, too much greater than external resistance R. Okay, so it is the necessary condition for obtaining the maximum current for a parallel circuit. अभी भी अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, अपने हिसाब से कोई भी ईएमएफ ले लो, अपने हिसाब से कोई भी रेजिस्टेंस ले लो, अपने हिसाब से कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो और एन ले लो, पता चली जाएगा कि किसमें करंट ज्यादा मिलता है, जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया है. ओके, ऐसे में बारी बारी हर एक कॉम्बिनेशन के लिए नहीं समझाऊंगा. ओके, फिजिक्स कुछ आपके लिए भी रखना पड़ेगा. ओके, जो आपको ही करना है. नाउ नेक्स्ट, ये हमने क्या चीज देखी, सीरीज भी देख लिया, पैरेलल भी देख लिया, अब कॉम्बाइन देखेंगे. क्योंकि काफी दफा क्या होता है, ना ही सीरीज से हमें डिजायर्ड वैल्यू मिलती है करंट की, ना ही पैरेलल से मिलती है. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ को सीरीज कनेक्ट करते हैं, कुछ सेल्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं. सो उसमें क्या होगा, लेट अस सी. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. नेक्स्ट वन, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. थर्ड वन है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. So our title is mixed grouping of cells. काफी मस्त टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर वन. तो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, कि मैं अभी ये ईएमएफ ई कंसीडर किया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. ऐसे दूसरा सेल कनेक्ट किया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है. ऐसे में बच्चों एन सेल्स कनेक्ट कर रहा हूं सीरीज में. किसमें कनेक्ट कर रहा हूं, सीरीज में. ऐसे मैंने एन सेल्स कंसीडर किए आइडेंटिकल, जिसका ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो. अब ऐसे ही कॉम्बिनेशन एन सेल्स को मैं क्या करूंगा बच्चों, एम रो में कनेक्ट कर दूंगा. ऐसी कितनी रो बनाऊंगा बच्चों, ऐसी मैं एम रोज बनाऊंगा. कितनी, जैसे मान लो कि 5 सेल सीरीज में करने के, ऐसे ही 6 रो इसकी बनाऊंगा या 10 रो बनाऊंगा. मतलब अभी हम कंफर्म नहीं है तो हम बोल देते कि एम रोज बना रहे हैं. कितनी, ऐसे ही कॉम्बिनेशन की एम रोज हमने बनाई. आइडेंटिकल सेल है, ये भी ध्यान में रखना है. और ये सभी को हमने कनेक्ट कर दिया एट दी एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ. सो हमें इसमें क्या स्टडी करना है, हमें इसमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगा. क्योंकि फाइनली हम किसके लिए कर रहे हैं कि डिजायर्ड वैल्यू करंट की चाहिए, उसके लिए तो ये सारा झमेला यहाँ पर खड़ा किया है. सो फाइनली ये ईएमएफ ई आर ई ये ऐसे ऐसे होगा. ओके, सो अब ऐसी एम रोज मैंने बना दी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो भी सीरीज में उसको मैं कंसीडर करूं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बच्चों, एन ई होगा. क्योंकि ईएमएफ हम सीरीज में होता है तो हम ऐड करते हैं. और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों, यस एनआर होगा. सही है. सो नाउ ऐसी मैंने कितनी रोज बनाई है, अगेन एनआर एन ई. ऐसी मैंने एम रोज बनाई. सो फाइनली इट्स एन ई एनआर और एम रोज है, और उसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ. सो बच्चों अगेन हमारा इक्विवेलेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट. यस और नो. सो अब ये पैरेलल में, तो पैरेलल में ईएमएफ क्या रहेगा, सेम रहेगा. इससे पहले वाले हमने थियरी में देखा. मतलब ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना रख सकता हूं, एन, और आर कितना, कैपिटल आर, सिंगल रजिस्टर. ये अब मजा आएगा कि एक का रेजिस्टेंस एनआर है, ऐसे एम रोज कंसीडर किए, मतलब ऐसे एम सेल्स को पैरेलल कंसीडर किए. तो आप याद करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के लिए आर बाई एन होता था. याद करो, अगर ऐसे एन रजिस्टर है, लेकिन अगर ऐसे एम रजिस्टर है तो क्या रहेगा, आर बाई एन. तो एक का रेजिस्टेंस 10 है, ऐसे 10 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रखे तो आप क्या बोलोगे, 10 बाई 10. तो ऐसे ही एक का रेजिस्टेंस एनआर है, ऐसे एम पैरेलल रोज रखे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर बाई एम. मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि
जब भी ये m रोज में nr रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा nr बाय m। ये आपको मालूम पड़ना चाहिए कंपल्सरी। ओके, सो इट्स r प्लस nr बाय m। सो फाइनली वी कैन राइट, अभी यहां पर लिखता हूं, इक्विवेलेंट दैट इज ne बाय r प्लस nr बाय m। सो हम इसका और सिंप्लीफिकेशन करें तो हमें I मिलेगा m n e बाय mr प्लस nr। सो इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द करंट। लेकिन हमारा टारगेट क्या है बच्चों? मैक्सिमम करंट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में हम कितना करंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, जेईई नीट में कभी सिंपली नहीं पूछेंगे कि सीरीज दे दिया, पैरेलल दिया, फाइंड करो। मैक्सिमम चांसेस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के हैं। ओके, सो मैक्सिमम करंट के लिए हमें आगे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि फॉर मैक्सिमम करंट, तो बच्चों आपको एक चीज तो मालूम है कि मैक्सिमम करंट के लिए डिनोमीटर है वो मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ये डिनोमीटर को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट करने वाला हूं। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? घुमा फिरा कर। कैसे कर सकता हूं कि लाइक mr है तो उसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट mr स्क्वायर। यस, सिमिलरली nr है तो मैं उसको लिख सकता हूं अंडर रूट nr स्क्वायर। यस, लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहा हूं। क्या कि अंडर रूट mr स्क्वायर प्लस nr स्क्वायर मैं उसको ऐसे लिखना चाहता हूं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ हार्ड नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, प्रेडिक्शन। सी, नहीं समझ में आया कि लाइक अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab? देख लो, इसका सिंप्लीफाई करोगे वापिस ये आ जाएगा। तो ये सेम ही चीज है कि ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप देखो तो क्या चीज है कि मुझे अगर ये डिनोमीटर मिनिमम करना है, ये डिनोमीटर mr प्लस nr, तो ये पूरा मेरा डिनोमीटर ये भी है, ये दोनों सेम इक्वल बोला। तो ये देखो, ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता, m r n r। क्यों? क्योंकि ये जीरो बन गया तो m और n जीरो आएंगे, मतलब ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, ऐसा प्रूव हो जाएगा। मतलब ये टर्म जीरो हम नहीं ले सकते, वरना ये रेजिस्टेंस भी जीरो बन जाएगा या उसमें से कोई टर्म जीरो होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये टर्म जीरो होना चाहिए। सो फॉर मैक्सिमम करंट, ये ध्यान रखना बच्चों, फॉर मैक्सिमम करंट ये mr प्लस nr तो जीरो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें ये जीरो होगा तब ये बनेगा। मतलब ये मिनिमम करना है ना, mr प्लस nr मस्ट बी मिनिमम। ये मिनिमम बनना चाहिए डिनोमिनेटर। वो मिनिमम कब बनेगा? जब ये टर्म जीरो बनेगा। मतलब mr माइनस अंडर रूट nr मस्ट बी जीरो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट mr इज इक्वल टू अंडर रूट nr। मतलब हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो mr इज इक्वल टू nr। सो नाउ यू कैन सी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिला? r इज इक्वल टू n स्मॉल r बाई m। मतलब कि जब इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना होगा सर्किट के, तब इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। सो इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द गिवन सर्किट। फिर से, कब इसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट मिलेगा? जब ये पूरे झमेले का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब इसमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। मान लो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये पूरा झमेले का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 ओम। तभी और तभी उसी हालात में हमें मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। दैट्स इट। ओके, सो बच्चों काफी बढ़िया ये टॉपिक था। सो अब इसी के बेस आगे हम न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। सो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। नाउ नेक्स्ट अब देखें न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक के बेस आज जितना स्टडी किया है, विदाउट न्यूमेरिकल ये टॉपिक को समझना नामुमकिन है। वैसे तो फिजिक्स ही ऐसा है, आप जानते ही हो। So let us see.
बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आपको अभी करवाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इन फिगर गिवन बिलो E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। चलो E1 2 वोल्ट है, E2 4 वोल्ट है। तो पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि बीच रास्ते में कोई अड़चन ना आए। चलो ये E1 और यहाँ पर ये A पॉइंट, ये E2 और ये है R2 और ये है B पॉइंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, I, C, ये R1, R2, E2। सो R1, R2 एंड R आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें दिया हुआ है स्मॉल R1, R2, स्मॉल R1 दिया हुआ है 1 ओम, स्मॉल R2 दिया हुआ है 2 ओम एंड कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। So calculate the current in the circuit, also calculate the potential difference between the points B and A। तो हमें ये चीजें फाइंड करनी है बच्चों की इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A, VBA फाइंड करना है या VAB बोल दो। थर्ड वन फाइंड करना है बिटवीन A एंड C। तो चलो ये BA बोल दिया और ये A एंड C बोल दिया। सो वी वांट टू फाइंड दिस 3 टर्म्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट के लिए आप देखो सबसे पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन है वो तो फिक्स फुल एंड फाइनल है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले ऐसे टर्मिनल्स दे दो ताकि आपको अंदाजा आ जाएगी कि हेल्पिंग कंडीशन या ऑपोजिंग। दो सेम पॉजिटिव टर्मिनल आजू बाजू मतलब दोनों लड़ाई करेंगे, मतलब ऑपोजिंग कंडीशन है। ओके, तो ये ऑपोजिंग कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेट ईएमएफ फाइंड करेंगे ईडेस। तो ईडेस मतलब करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर इसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, मतलब करंट यहां से निकलने वाला है। बच्चों ये काफी जरूरी चीज है कि करंट कहां से निकलेगा। तो इसमें से निकला फिर ऐसे गया और ये उन्होंने तो दे ही दिया है डायग्राम में। सो नेट ईएमएफ कितना होगा, दैट इज 4 - 2, इट्स 2 वोल्ट। सिमिलरली रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इट्स नथिंग बट R1 प्लस R2 ऐड होता है। सो R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, दैट इज हाउ मच 3 ओम। और अब करंट का फॉर्मूला अगर हम लगाए बच्चों, so current I that is E equivalent by R plus R equivalent। so E equivalent that is how much, it's 2 volt। external resistance that is 5 plus R equivalent that is 3। so 5 plus 3 8, मतलब हम बोल सकते हैं 2/8 that is 0.25। I हमें मिलेगा 0.25 एम्पियर के बच्चों। so ये मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। चलो एक काम तो पूरा हो गया। नाउ दूसरा हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड A। तो इसके लिए जरूरी चीज है कि हमारे पास जो सेल है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस इससे पहले लेक्चर में हमने देखी हुई। तो आप देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रहा है। पॉजिटिव में से अगर करंट निकले तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब अगर मैं VBA बोलूं तो वो क्या आएगा, E - IR आएगा। क्या आएगा, E - IR, मतलब इट्स E2 - IR2 आएगा। बी केयरफुल कि पॉजिटिव में से अगर करंट निकले तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन होती है। सो E2 दैट इज 4 माइनस I दैट इज 0.25, R2 दैट इज 2, so it's 3.5 volt। so it is the potential difference between the points B and A। that's it। now again potential difference between A और C मुझे फाइंड करना है। तो VAC कैसे मिलेगा बच्चों, अब आप थोड़ा सा सोचने लगो अपने हिसाब से। तो A और C यहां पर है, मतलब इट्स नथिंग बट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1। सो A और C में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, उसमें करंट एंटर हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो मतलब वो क्या होता है, चार्जिंग होता है, चार्जिंग प्रोसेस होती है। तो चार्जिंग प्रोसेस के लिए V का फॉर्मूला हो जाता है E + IR। तो अभी E1 की बात कर रहे हैं तो E1 + IR1। So finally E1 is how much? So E1 हमें दिया हुआ है बच्चों 2 वोल्ट है, प्लस I कितना 0.25 और R1 कितना 1। So it's 2.25 वोल्ट। So बच्चों ये काफी बेसिक और इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपकी गलती सिर्फ यहां पर होती है कि E - IR कब कंसीडर करना है और E + IR कब कंसीडर करना है। तो यही तो आपको यहां पर समझना है ऐसे काइंड के क्वेश्चन में
कि पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो सोचना है करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतना आप समझ लो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा गारंटी। ओके, सो दैट्स इट। सो काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा हम बोल सकते हैं ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूं। सो चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस सी। या बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सो आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बेसिक भी है। सो ये बैटरी दी हुई है 16 वोल्ट की, 16 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये ए पॉइंट, यहां पर बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये जनाब डी पॉइंट, और फाइनली करंट आई यहां से निकल रहा है। सो बच्चों, अब व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये दे दिया है, तो ईएमएफ हमें दिया हुआ है 16 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। सो कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। काफी इजी क्वेश्चन ये तो था। इंटरनल रेजिस्टेंस तो देखो, ये 4 ओम है, 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 12 ओम, 6 ओम, और इसमें करंट की वैल्यू बोल दी है उन्होंने I3, यहां पर I4, हियर इट इज I1, हियर इट इज I2, और यहां से फिर से I होती है। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, obtain the current in each resistor, obtain the voltage drop across AB, B to C and C to D। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमें फाइंड करनी है बच्चों। सो लेट अस सी कि हम क्या करेंगे। तो ध्यान से देखोगे इसको, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर उसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं यहां पर, तो ये 4 का हो जाएगा 2 ओम, ये ए पॉइंट, अगेन ये बी पॉइंट, अगेन ये बी और सी के बीच में 1 ओम है, चलो रहने दो, और सी और डी के बीच में 12 into 6, इसको हम कैसे इक्विवेलेंट बनाएंगे, 12 into 6 by 12 plus 6, so it's 4 ohm, 12 6 72 by 18, 18 4 72, मतलब ये आया 4 ohm। और डिवाइड में, सॉरी, इसके साथ कनेक्टेड है ऐसा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm, और बैटरी है 16 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 plus 1 3, 3 plus 4 7 ohm। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ये हुआ, और सर्किट का बोला है, तो R equivalent that is 7 plus 1 that is 8 ohm। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इसका है, तो इसका 7 ही आएगा बच्चों, लेकिन अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करें, पूरी सर्किट अगर लगा दे, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 8 होगा। अगर सिर्फ यहां से ए और डी के बीच की बात करें, तो कितना होगा, ए और डी के बीच में 7, वरना पूरा 8 होगा। ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। सो ये पहला हो गया। दूसरा यहां पर पूछा हुआ है बच्चों, करंट इन द ईच ब्रांच। तो करंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। सो ई इक्विवेलेंट दैट इज 16 बाय R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 प्लस इंटरनल 1, सो इट्स हाउ मच, 2 एम्पियर। सो काफी बेसिक चीज है बच्चों कि यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, डेफिनेटली यस। ओके, तो चलो इसका मामला सुलझ गया, सॉरी। अब इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, अगेन यहां पर और यहां पर है, तो I3 और I4 में 2 एम्पियर तो आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ओके, थोड़ी मेहनत तो चाहिए। I3 और I4, तो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 12I3 इज इक्वल टू 6I4, यस लिख सकता हूं। सो इट्स 2I3 इज इक्वल टू I4, और एक चीज हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I यहां पर डिवाइड हो रहा है, सो 2I3 कितना, तो I माइनस I4 इज इक्वल टू I4, सो 2I
minus 2i4 is equal to i4. So finally it's 3i4. So हम क्या बोल सकते हैं कि i4 is equal to 2/3 of total current. तो total current कितना है? 2 एम्पियर है. So it's how much? 4/3 एम्पियर i4 मिला. सिमिलरली i3 मिल जाएगा बच्चों. i3 कितना मिलेगा? So i3 is equal to i4/2. i3 कितना है? i4/2 है. So it's 4/3. So it's 2/3 एम्पियर. अब चेक करना है, कर लो एडिशन करके. 4/3 प्लस 2/3 दैट इज 6/3. 2 एम्पियर हो गया, हो जाना चाहिए. सही है. नाउ अब एक और चीज पूछी है बच्चों, ये तो करंट था. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. तो VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं फाइंड करने वाला हूं बच्चों, तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि ए और बी के बीच में जो 4 ओम रजिस्टर का क्रॉस होगा वही यहां पर होगा. पैरेलल है तो सेम होगा. मतलब मैं लिख सकता हूं I1 into 4 दैट इज 4 वोल्ट. दैट्स इट. कि यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 4 वोल्ट होगा. दूसरा VBC, तो ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो 2 into 1 2 वोल्ट. कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों. नाउ VCD, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस फाइंड करो या 6 ओम के अक्रॉस फाइंड करो, सेम ही होने वाला है. तो मैं 12 ओम या 6 ओम दोनों में से एक में फाइंड कर रहा हूं. सो इट्स I3 into 12, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये क्या है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब I3 into 12 किया मैंने. सो फाइनली I3 कितना है? इट्स 2/3 into 12. 3 4 4 2 8 वोल्ट. अब हम सही है या नहीं है वो कहां से डिसाइड होगा? कि जो पोटेंशियल हमने फाइंड किया है इतना इतना इतना, वो टोटल कितना होना चाहिए? तो हम देख लेते हैं. 8 + 4 12, 12 + 2 14. तो 14 मतलब 16 से कम हुआ ना, और थोड़ा बहुत पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो हम सही है. 16 से कम आ रहा है ना. इसमें एग्जैक्ट 16 नहीं होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है. उसमें भी 2 एम्पियर अप्लाई कर दो करंट, तो 2 वोल्ट इसमें चला गया, 16 हो गया. नहीं समझे? 16 वोल्ट सप्लाई था तो इसमें कितना गया? 4. इसमें कितना गया? 2. इसमें 8. तो ये कितना हो गया? 14. और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना गया इसके अक्रॉस? 2 वोल्ट. हो गया 16. तो यहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो. ओके, दैट्स इट. डायरेक्टली भी कर सकते थे ये क्वेश्चन कि टोटल पोटेंशियल V = E - आया, तो यहां से भी हो जाता. लेकिन वो रहने दो, ये समझ में आया ही है. कोई इतनी बड़ी चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की. सो बच्चों, ये था अनदर न्यूमेरिकल. आपको इसके जैसा ही, अब कोई भी न्यूमेरिकल देखोगे इसके जैसा ही है. ऐसे प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी. ओके, ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो समझने के टाइम पर तो आ ही जाते हैं, लेकिन एग्जाम में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते. ऐसा अमूमन 80% बच्चों के साथ होता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पर ना भूले, तो इसी के बेस 15-20 न्यूमेरिकल कर दो. इसी टॉपिक के बेस एटलीस्ट 15-20 एटलीस्ट बोल रहा हूं. ओके, थैंक यू.